आलिया, आलिया कहाँ हो तुम? ये क्या, तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। देखो ना, घर के कामों में खुद को किस कदर मशगूल किए रखती हो। अपनी तरफ तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देती। घर में कम नौकर चाकर हैं ये काम करने को। तुम्हारा काम है कि हर वक्त बन सवर कर रहा करो। अभी तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। खुद पर तवज्जो दो। बाकी घर का काम के मुलाजिम संभाल लेंगे। आखिर किस बात की तनख्वाह दे रही हूँ मैं उन्हें। और हाँ, कल से तुम मेरे साथ बुटीक चलोगी। अब इस काम को मैं अकेली नहीं संभाल सकती। तुम जानती तो हो कि आए दिन मेरी शुगर हाई हो जाती है। जितना जल्दी हो सके तुम इस काम को समझ जाओ। मैंने कहा, जी आंटी, ज़रूर, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जब मैं अपने रूम में आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लिया, तो मुझे आंटी की बातों में सदाकत महसूस हुई। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही गुजरे हैं, और मेरी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। मेरे शौहर एक जाने माने बिजनेसमैन थे, और मेरी सास एक बहुत बड़ी बुटीक अकेले रन कर रही थी। घर में दौलत की रेल पेल थी, इसलिए हर काम के लिए अलहदा नौकर मौजूद था। आज आंटी की बातों से मुझे एहसास हो रहा था कि मैं खामखा खुद को कामों के पीछे बर्बाद कर रही हूँ। जब सहूलत मौजूद है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा सारा बचपन गुर्बत में गुजरा। अम्मा अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ होश संभालते ही घर के कामों में खुद को मशगूल कर दिया, लेकिन साथ साथ प्राइवेट तालीम भी जारी रखी। अब्बा एक कंपनी के गार्ड थे और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे थे। मेरे एफए के एग्ज़ाम थे तो अब्बा दोपहर के वक़्त मुझे पेपर दिलवाने ले जाते। एक दिन पेपर देकर वापस आ रहे थे कि हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अब्बा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। मैं रोड पर खड़ी सबको मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई शख्स मेरी मदद के लिए नहीं बढ़ा। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। मैं अब्बा के करीब बैठकर खुद को कोसने लगी कि मेरी वजह से अब्बा का ये हाल हुआ है। इतने में हमारे करीब एक गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने भाग कर ड्राइवर की मदद से अब्बा को कार की पिछली सीट पर लिटाया और अपने ड्राइवर से कहा कि वो अब्बा की बाइक की मुरम्मत करवा कर इनके घर पहुंचा दें, और खुद कार ड्राइव करने लगा। मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने जल्द ही नज़दीकी हॉस्पिटल के पास जाकर गाड़ी रोकी और अब्बा को इमरजेंसी में ले गया। बरवक्त हॉस्पिटल पहुंचने पर अब्बा की ज़िंदगी बच गई थी। जब अब्बा होश में आए तो उन्होंने बताया कि उनके बॉस इरफान साहब हैं। अब्बा उन्हीं की कंपनी के गार्ड हैं। 2 दिन अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 2 दिनों में इस शख्स ने हमारी बहुत मदद की। हॉस्पिटल का सारा बिल भी उसी ने पे किया। फिर अब्बा को घर भी ड्रॉप किया। जाते हुए अम्मा ने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन अब्बा घर रहे, फिर अब्बा को नौकरी की फिक्र सताने लगी। अब्बा घर के हालात से बाखूबी वाकिफ थे, इसलिए मज़ीद आराम पर उन्होंने काम को तरजीह दी। अम्मा और मैं मना करते रह गए, लेकिन अब्बा तैयार होकर काम पर जाने लगे। जैसे ही अब्बा घर से बाहर निकलने लगे, सामने से इरफान साहब घर में दाखिल हो रहे थे। अब्बा ने कहा कि साहिब, आप यहाँ? मैं बस ड्यूटी पर आ ही रहा था। लेकिन इरफान साहब ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब आपको मज़ीद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगे। मुझे और अम्मा को लगा कि शायद इरफान साहब ने अब्बा को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि गार्ड को हर वक्त एक्टिव और चाको चौबंद रहना पड़ता है, और अब्बा अब इस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो अपने बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकते थे? इरफान साहब ने अब्बा की हैरत को दूर करते हुए कहा कि आप घर बैठकर अपनी सैलरी वसूल करते रहें और मुझे दुआ देते रहें। अब्बा की आंखें पुरनम हो गईं। उन्होंने इरफान साहब के सर पर हाथ रखा और उन्हें ढेरों दुआएं दी। अब इरफान साहब हर 2 हफ्ते बाद अब्बा की खैरियत दरियाफ्त करने घर आ जाते और कुछ ना कुछ माली मदद भी करते रहते थे। एक दिन जब वो आए तो उन्होंने अब्बा से मेरा हाथ मांग लिया और कहा कि अगर आपकी तरफ से रजामंदी हो तो मैं कल ही अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दूंगा। अब्बा ने अम्मा से मशवरा करके मेरे रिश्ते के लिए हामी भर दी। गरीब घरानों में लड़की की मर्जी पूछने का रिवाज नहीं होता। जहाँ माँ बाप राजी वहीं बेटी राजी, इसीलिए मैंने भी कोई इनकार नहीं किया।
मैं तशवीश में रही कि मैं लाख खूबसूरत सही, लेकिन इतने अमीर शख्स ने मुझे ही अपने जीवन साथी के तौर पर क्यों चुना। उनकी कंपनी में तो एक से एक खूबसूरत लड़की काम करती है, और वो मुझसे ज़्यादा फैशनेबल भी हैं। फिर मैं ही क्यों। खैर, इस क्यों के चक्कर में मेरी शादी की तारीख तय हो गई, और मैं ब्याह कर अरफान की बीवी के रूप में उसके घर आ गई। अरफान उम्र में इतने बड़े नहीं थे, बस ख़ानदानी कारोबार को संभालने की वजह से कंपनी के मालिक थे। अरफान यकीनन एक अच्छे आदमी थे। उनके किरदार में मैंने कोई भी जोल नहीं देखा था। मैं ये सब सोच रही थी कि मुझे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। इतने में आंटी ने मुलाजमा को भेजा कि तैयार हो गई हो तो आ जाओ, जल्दी बुटीक के लिए देर हो रही है। मैंने अपने ख्यालात को झटका और नए मोड़ की तरह खुशी खुशी बढ़ गई। मैं फर्स्ट टाइम आंटी के साथ उनकी बुटीक पर जा रही थी। कार आंटी खुद ड्राइव करती थी। कुछ देर में हम बुटीक पहुंच गए। बुटीक देखकर मैं हैरान रह गई। खैर, वहाँ की वर्कर से आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि अब से ये मेरी जगह बुटीक को देखेंगी। आंटी मुझे ऑफिस में ले गई थी, फिर कॉफ़ी मंगवाई। हम दोनों ने कॉफ़ी पी, फिर आंटी ने मुझे बताया कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर क्लाइंट हमारे डिज़ाइन से सर्टिफाइड हो गए तो बुटीक को बहुत फ़ायदा होगा। 4 बजे आंटी और मैं मीटिंग के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर भी आंटी ने मुझे क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि आज के बाद बाकी की मीटिंग मेरी बहू अटेंड करेंगी, और ख़ुद वहाँ से चली गईं। उनके जाने की वजह मुझे उस वक़्त समझ में आई जब उस क्लाइंट ने मुझसे दस्तराजी शुरू कर दी। मैं हवास बाख्ता हो गई कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस क्लाइंट ने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैंने ये जुमला सुना तो बेसाख्ता उसके मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया और उससे कहा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बाढ़ में, किसी और को तलाश करो इस काम के लिए। यहाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश हरगिज़ पूरी नहीं होगी। मैं अभी जाकर आंटी को सब कुछ बताती हूँ। तो इस शख्स ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर कहा कि कौन सी आंटी? तुम्हारी सास? उन्हें तुम अपना समझती हो? वो खुद तुम्हें मेरे हवाले करके गई हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही डील होती है। मैं उसकी बातें सुनकर सकते में रह गई और आंटी का चेहरा एक करैक्टर के औरत की तरह मेरी नज़रों के सामने घूमता रह गया। वो शख्स गुस्से में वहाँ से निकला और आंटी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का कहकर वहाँ से रवाना हो गया। मैं इसी जगह सोचूं में गुम बैठी थी कि आंटी मेरे सर पर आन पहुंची और उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, तुम्हारा बाप पूरा करेगा ये नुकसान। तुम घर चलो, मैं इरफान से कहकर तुम्हारी दुर्गत बनवाती हूँ। और मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए घर ले आई। घर पहुंचे तो इरफान पहले से वहां मौजूद थे। आंटी ने उसे सारी बात बताई। मैं समझी कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि इस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है, तुम्हें भी पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हुस्न पर आशिक हुआ? एक से एक हसीन लड़की मेरे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हमारा काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, इसीलिए तुमसे शादी की। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। अव्वल ये कि हमारे कहने के मुताबिक चलती रहो, दूसरा ये कि अपने बाप के पास चली जाओ। निकालो उसकी इज्जत का जनाजा। तुम्हारा बाप कब्र में पाँव लटकाए पड़ा है, तुम्हें घर बिठा कर रखेगा तो खाएगा कहाँ से? मैं इसका खर्चा पानी भी बंद कर दूंगा। आज मुझे अपनी क्यों का जवाब मिल गया कि इरफान साहब से मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे। इन अमीरों के असल रूप को देखकर मैं बहुत परेशान थी कि ये पैसे के पीछे किस तरह की औरतों का सौदा कर देते हैं। गैरत नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं थी। मैं कुछ दिन तक एहतजाजन अपने कमरे में बंद रही, लेकिन यहाँ किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। रोज़ाना इरफान मुझसे मेरी मर्जी पूछते और इनकार सुनकर वो मुझे मारने लग जाते। मुसलसल उनके इस रवैये से मैं भी तंग आ गई और सोचा कि इस चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा कि मैं उनकी मार बर्दाश्त करती रहूं। हालात के हाथों मजबूर होकर मैं उनके कहने पर राज़ी हो गई और अब बड़े बड़े क्लाइंट्स को डील्स करना मेरा काम था, जो मैं अपनी खूबसूरती के बलबूते पर तेज़ी से करती चली गई और देखते ही देखते बुटीक बेहद तरक्की करने लगी। अब आंटी काफ़ी एजिड हो चुकी थी। दरअसल इसीलिए उन्होंने मुझे इस लाइन पर लगाया, क्योंकि क्लाइंट्स की ख्वाहिश को पूरा करना आंटी के बस की बात नहीं रही थी, और अगर आंटी मुझे इस काम पर ना लगाती तो सारा कारोबार ठप हो जाता। एक तरफ बुटीक तेज़ी से तरक्की कर रही थी तो दूसरी तरफ इरफान की कंपनी मुसलसल घाटे में जा रही थी।
कंपनी का दिवालिया निकल गया और मजबूरन उन्हें कंपनी बंद करके घर बैठना पड़ गया। सारे घर का निज़ाम मेरी कमाई के बलबूते पर चल रहा था। मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी। अब ना सिर्फ बुटीक बल्कि घर पर भी सिर्फ मेरा असर और रसूख था। मेरी सास यानी आंटी और शौहर इरफान भी मेरे आगे कुछ बोलने की जुर्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो दोनों खुद अब इस किसी काम के नहीं रहे थे। मेरी बेटी 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरे क्लाइंट शहरोज घर आए तो मुलाजम ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं कुछ देर बाद उनके पास ड्राइंग रूम में चली गई और बैठकर देर तक उससे बातें करती रही। मेरी बेटी भी दौड़ती हुई मेरे पास आ गई और शहरोज इसे प्यार करने लगे। उसी वक़्त इरफान घर में दाखिल हुए। अपने रूम की तरफ जाते हुए उनकी नज़र हम पर पड़ी तो सीधा हमारी तरफ चल दिए। शहरोज़ को बेटी के साथ देखा तो फ़ौरन गुस्से में भर आए और मुझे कहने लगे कि जिस डगर पर खुद चल पड़ी थी, शर्म नहीं आई, उसी मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करने लग गई हो। मैं जो इतने सालों से इस आग में जल रही थी और वो पहला थप्पड़ था जो मेरे दिल पर नक्श था, अब फूट पड़ी। सोफ़े से उठी और दो टोक उनसे कहने लगी कि इरफान साहब, अपनी बेटी की बात आई तो गैरत याद आ गई। उस वक़्त को कैसे भूल गए जब तुम और तुम्हारी माँ मुझे इस काम के लिए मार-मार कर फ़ोर्स करते थे। उस वक़्त तुम्हें ज़रा ख़्याल नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। इस वक़्त तुम्हारी माँ और तुम्हें सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट लेने की पड़ी थी। चलो आज तुम्हारे इस गरूर को भी तोड़ ही देती हूँ कि ये जिसे तुम अपनी बेटी कहकर पुकार रहे हो, ये तुम्हारी नहीं बल्कि शहरोज़ की बेटी है। तुमने तो मुझे वो इज़्ज़त और प्यार दे ही ना सके और ना ही औलाद। फिर भी मेरा ज़र्फ़ है कि तुम जैसे घटिया आदमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। अरफान ने जब ये हकीकत सुनी तो बर्दाश्त ना कर सका और इसके दिल का दौरा पड़ गया। शहरोज़ ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर कुछ दिन वहाँ एडमिट रहा। डिस्चार्ज होकर जब घर आया तो बिस्तर से ही चिमटा रह गया। वो अपने किए पर बहुत नादम था और सुबह शाम मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता था। लेकिन मैं भी अब इंतहाई संगदिल हो चुकी थी। इस शख्स ने मुझे अपने मज़मूम मकासद के लिए सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया था। अब मैं इस काम से तंग आ चुकी थी। मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंच रही थी, सो मैंने खुद को बदलने का पुख्ता अज़म कर लिया ताकि मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर ना लगे। मैंने अपने अब्बा को साथ दिया और हज के लिए रवाना हो गई। वहाँ अपने गुनाहों पर खूब आंसू बहाए, लेकिन जब हज से वापस आई तो मेरी तबीयत में एक नुमायाँ तब्दीली आ गई थी। मेरा दिल जो पत्थर का बन चुका था फिर से मोम बनने लगा। अब तो फैसला कर लिया है कि बाकी की ज़िंदगी याद इलाही में ही गुजार दूंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।